चलिए, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाँ, क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हमें देखना कि पहले तो हमें ये जानना होगा संघ क्या होता है। संघ भारतीय संघराज्य के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, और भारतीय संघराज्य में राज्यों की क्या भूमिका है, संघ क्या कार्य करता है, संघ की शक्तियाँ कितनी हैं, और भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं राज्य के क्या क्या रोल हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और नए राज्यों का गठन होता है तो कैसे होता है, किस किस में संशोधन होता है और किसके माध्यम से ये गठन किया जा सकता है, संसद की कितनी शक्ति है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, संविधान के भाग 1 और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हाँ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ से तात्पर्य है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या है, संघ है। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट कर देती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का। इस प्रकार संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मत एक ऐसा नहीं था कि जिससे कोई विवाद रहा हो। कुछ सलाहकारों का, कुछ सदस्यों का कहना था कि परंपरागत नाम भारत को रहने दिया, और कुछ का कहना था कि नहीं, इंडिया होना चाहिए। तो बाद में संविधान सभा ने क्या किया कि इंडिया यानी भारत दोनों को अपना लिया। ठीक है, और इस तरह से दोनों को अपना लिया गया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया कि जो देश का एक संघ बताया, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, बावजूद इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। क्या क्या दो कारण रहे हैं कि जिस वजह से भारत को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया है, संघ के राज्य के रूप में जाना गया है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम तो है नहीं। ठीक है, कि जब मन चाहे मतलब राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है कि वो चाहें तो ही कुछ संशोधन हो, या वो चाहें तो अलग हो जाए। दूसरा क्या है, जैसा कि अमेरिका में है, दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, पहला कहता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा ये है कि राज्यों को संघ से अलग होने या विभक्त होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक शक्तियों के कारण बटा हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। तीन श्रेणियाँ वो कौन कौन है? एक तो राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। इस वक्त संविधान में 28 राज्य हैं, और ये पुराना एडिशन इसलिए, और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर। जम्मू कश्मीर जब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं और 6वीं अनुसूची, जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर है, के लिए विशेष उपबंध है। तो हमें ये भी याद रखना है। इसके बाद उल्लेखनीय है कि भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र और वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। कह रहा है संघीय व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ राज्य क्या है, जैसे कि भारत में राज्य इसके सदस्य हैं, और केंद्र के साथ क्या है, शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। कि केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो
हस्तांतरित हैं राज्यों को, और वहीं दूसरी ओर जो संघ शासित राज्य हैं वो केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात याद करने लायक हैं, तो दोनों को याद रखें कि राज्य क्या होता है, जो सदस्य होता है जिसका केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है जब प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार। वहीं दूसरी ओर संघ शासित क्षेत्र क्या होते हैं, केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र होते हैं जिन पर डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है। एक संप्रभु राज्य, जो कि हमने पढ़ा था प्रस्तावना में कि संप्रभु राज्य क्या होता है, तो के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज व्यवसाय जिसे अभी तक मान्य शासक ने अधिकृत न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2। संसद में यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा संसद में यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझें संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इस अनुच्छेद 2 में संसद के लिए 2 स्पेशल शक्तियां हैं। क्या क्या है? पहली शक्ति है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। दूसरा, नए राज्यों को गठन करें नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। मतलब संसद के पास 2 शक्तियां इधर भी हैं। क्या क्या शक्ति है? कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति है, और दूसरा नए राज्यों के गठन करने की शक्ति है। और पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है, मतलब नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें में उन राज्यों के प्रवेश की बात हो रही है जो पहले से अस्तित्व में हैं, और जबकि नए राज्यों के गठन की जो बात हो रही है वो कह रही है कि दूसरे ऐसे नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर, दोनों के बारे में बात है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, और दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में उस राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस अनुच्छेद में इस संबंध में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 2 शर्तों का उल्लेख किया है। संसद में कोई भी इस तरह का अध्यादेश आने से पहले क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। और क्या है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। क्या? तो यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति को इम्पोर्टेंट बता दिया कि विदाउट मंजूरी ये संसद में पेश नहीं हो सकता है। और दूसरे प्रावधान क्या है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भी भेज सकता है। तो दोनों बातें की जा रही हैं कि संसद में जब इस तरह का कोई संशोधन होता है तो राष्ट्रपति की हमें मंजूरी की आवश्यकता है, और अगर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल भी गई तो राष्ट्रपति चाहे इस संस्तुति को उस राज्य विशेष के विधानमंडल को ये भेजकर पता कर सकता है कि ये निश्चित सीमा के भीतर मतलब क्या उसका मत क्या है, क्या वो चाहता है ऐसा। लेकिन अब इधर भी देखेंगे आगे कि इसके अतिरिक्त संसद के नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र से मिलाकर नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। भले ही अब देखो यहाँ विधानमंडल के मत को जानने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार है, परंतु राज्य विधानमंडल के मत को मानने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ जाए। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संबंध में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है। पावरफुल यहाँ पे संसद हो रहा है, बहुत ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसद के पास इतना अधिकार है कि वो भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों के निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। वहीं भारत में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिपीट पढ़ाने जा रही हूँ और इसे अच्छे से सुने कि जहाँ संसद को शक्ति है कि राज्य भारत का राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, उसे बदल सकती है, और दूसरी ओर विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। वहीं अमेरिका में अमेरिकी संविधान में गारंटी दी गई हुई है। अमेरिकी संविधान द्वारा ये गारंटी दी है, अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का जो निर्माण करेगी उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी संविधान ने ये क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को गारंटी दी है। जबकि भारतीय संविधान ने इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं दी है। ठीक है, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, और वहीं भारत को क्या कहा जाता है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, तो इस तरह से विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आगे चलो बात करते हैं। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित करता है कि नया राज्य या राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, जो कि हम अभी देख चुके हैं किस तरह से क्या कहते हैं, नए राज्यों के गठन की बात करता है। ठीक है, और राज्यों के नाम के परिवर्तन की बात करता है, और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन ये किसके माध्यम से होता है? अनुच्छेद 3 के ये तीन के 5 ये क्लॉज लिखे हुए हैं। अनुच्छेद किसी राज्य का क्षेत्र। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन अधिनियम 368 ये नहीं माना जाएगा अगर इस तरह से कोई भी संशोधन या नए राज्य का प्रवेश या गठन की बात हो रही अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः जिस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या संसद को भी यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये बात तब सामने आती है जब भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। ठीक है, वो किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यह बात तब आती है जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इस बारे में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में पूछा गया, और केंद्र सरकार का निर्णय बेरुवाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, पर जो बेरुवाड़ी संघ मामला था पर पाकिस्तान का नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा, राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ठीक है, और यह कार्य अनुच्छेद 368
में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया। तो 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कहा गया कि कोई भी संशोधन करके, मतलब संसद इस प्रकार से अनुच्छेद 368 में संशोधन करके किसी भी भाग को किसी भी उक्त क्षेत्र को स्थानांतरित कर सकता। परंतु अब दूसरी तरफ क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या बात हुई है कि संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है 1969 में, और ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ संविधान। अब इसके बाद अब हम यही बात देखेंगे कि जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, उसको जो बांग्लादेशी और भारतीय एन्क्लेव का आदान प्रदान हुआ, वो भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित एक समझौते के माध्यम से हुआ। ठीक है, कार्यपालिका के माध्यम से हुआ। इस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इसके बीच में 111 विदेशी अंतर्क्षेत्र भारत के और बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए, और बांग्लादेश के 51 अंतर्क्षेत्रों को भारत को एन्क्लेवों को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का जो हस्तांतरण था वो 6.1 किलोमीटर सीमांकित था। हाँ, इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों का, कौन से 4 राज्य थे उनके 4 राज्यों के भूभाग में कुछ परिवर्तन किया, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के। ठीक है, हाँ चलो इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे क्या है जो हमारे अब 4 राज्यों के भूभाग में संशोधन हुआ, और साथ ही पहली अनुसूची के प्रावधानों, अभी हम अनुसूची भी आगे पढ़ेंगे, तो अनुसूची के प्रावधानों के में भी संशोधन हुआ। अब भारत और बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, तो 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ जो अवार्ड के अनुसार हुआ था। बाद में रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड में हुआ। पुनः यह एक कोशिश थी जिसे नेहरू और नून समझौते के माध्यम से देखा गया 1958 में, पर हालांकि कि बेरुवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान का 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी के बाद राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया। भूतपूर्व पाकिस्तान अब वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर ये निर्माण हुआ। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन और संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, और ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था। संविधान संशोधन की जरूरत थी, इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया गया। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित को दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा 1974 का अभिन्न हिस्सा था। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकार के सहयोग और सहमति से किया गया। अब बात करते, अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि राज्यों का कैसे नामों का परिवर्तन होता है, कैसे राज्यों में नए राज्यों का गठन होता है, कैसे क्या होता है, इसकी बात कर रहे थे, और कैसे किस सीमा क्षेत्र को एक दूसरे को स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कार्यपालिका के अंतर्गत या संसद के अंतर्गत है। चलिए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बने और उनका एकीकरण कैसे हुआ। देशी रियासतों का एकीकरण पहली बात है। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, और देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हमने देखा 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए कि भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और या स्वतंत्र रहें। ये तीनों विकल्प सभी रियासतों को दिए गए। 552 रियासतों में 549 रियासतें, ठीक है,
549 रियासतें क्या हुई हैं, भारत में शामिल हो गई, और बची 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार किया। यद्यपि कुछ समय बाद हमने देखा कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग का, खा, गा, घा, ये सभी संख्या में कितने थे, 29 थे। और भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। याद रखना, ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन। भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले थे। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग गा में राज्य कुल जो 10 थे का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान निकोबार को भाग घा में रखा गया, एक इंडेक्स में, जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है। और इस पे तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्या भाग का के ये हैं 9, भाग खा में ये 9। ठीक है। और इसके बाद और ये भाग गा है और ये भाग घा। ठीक है। इसके बाद धर आयोग जब आया जेपीबी समिति के माध्यम से, क्या हुआ, क्या क्या चेंजेज हुआ, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। धर आयोग की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको भी देखेंगे। धर आयोग देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में, 1948 में, याद रखना, भाषाई प्रांत आयोग का नियुक्ति की। तो पहला भाषाई प्रांत आयोग कौन था, एस के धर, स्वतंत्र भारत का, एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का संघ पुनर्गठन भाषाई कारक की वजह क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत का गठन करना पड़ा, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसे जेपीबी समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भाषाई आयोग धर आयोग के रूप में जाना जाता है, जून 1948 में गठित हुआ, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की गई। इसके बाद दूसरा 1948 में ही भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, भाषाई प्रांत समिति का। ठीक है। याद रखना, जेपीबी समिति के रूप में जिसे जाना जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। और हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास और से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश के गठन की बात चल रही थी। और इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टू श्री रामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जिनका निधन हुआ। तो इसके बाद सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ा और सरकार को एक भाषाई राज्य आयोग, प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। इसके बाद तीसरा भाषाई आयोग कौन सा बना, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर में 1953 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन करना पड़ गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में, और 2 सदस्य के एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरी थे। इसने रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इन्होंने इस बात को तो मान लिया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार माना जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए, परंतु वो इस बात से बिल्कुल अस्वीकार कर रहे थे। इस बात से बिल्कुल मतभेद था उनका कहना था कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दीजिए। इसका मतलब अस्वीकार करते हुए उन्होंने इस बात को माना। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता, ठीक है, को प्रमुखता देनी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन के योजना के 4 बड़े कारकों की पहचान की कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, 16 राज्यों और 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिश को
को इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग का और खा के बीच की दूरी खत्म कर दी। ये देख लेना कब 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया और भाग गा को खत्म कर दिया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाकर कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इसके बाद देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य की, ये देखो कौन कौन संघ शासित राज्य बने और कौन कौन राज्य बने। एक बार थोड़ी सी एक नज़र, जम्मू कश्मीर, केरल, ये सब, ये इधर से देखो, 1 मिनट, हाँ ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई और पश्चिम बंगाल तक 14 राज्य बने। और इसके बाद अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, निकाय, मध्य, ये वो नहीं। अब चलो राज्य पुनर्गठन अधिनियम। त्रावणकोर मद्रास राज्य के मालाबार, दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़ी को मिलाकर एक नए राज्य केरल की स्थापना हुई। इसी तरह से हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाए, नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य क्षेत्र को भोपाल मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो हमें याद रखना है कि किस तरह से ये नए नए राज्यों का गठन हो गया, ठीक है, कुछ राज्यों को मिलाकर जिस तरह से बात हो रही थी। और इसके बाद बॉम्बे राज्यों को और इधर मैसूर राज्य को मिलाकर पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब, अजमेर और राजस्थान मिला दिया गया। इस प्रकार नए राज्यों का गठन हुआ। और 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित। अब हम बात कर रहे हैं 1956 के बाद। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तक 14 राज्य बनी और वो क्या क्या अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और गोवा, दमन एवं दीव। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषी और गुजरात गुजराती भाषी। और गुजरात जहाँ पे 15वां राज्य बना, ठीक है, याद रखना। 1960 में पूछा जाता है कि गुजरात कौन सा राज्य है। इस तरह से वन लाइनर जो स्टेट में क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा एक आध भाषा, राजभाषा योग और इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, याद रखना कि 1960 में भाषा के आधार पर द्विभाषी राज्य बम्बई को पृथक करके क्या बनाया गया, मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र बना। इसके बाद दादरा नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1961 में इस संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। फिर इसके बाद गोवा एवं दमन दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसी तरह गोवा 25वां राज्य बना, ठीक है। दमन दीव और को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्वी फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुदुचेरी कराईकल माही यनम के रूप में जाना जाता है। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। 1962 तक प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा और इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वइंसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। नागालैंड को भारतीय संघ में 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ पंजाब राज्य से पंजाब सिंह देखो क्या इसके बाद क्या हुआ कि चंडीगढ़ का गठन किया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह राज्य की मांग उठने लगी और मांग अकाली दल के नेता तारा सिंह के माध्यम से उठी। सहाय आयोग 1966 की सिफारिश पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र के शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का
का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो भारत का 18वां राज्य बना। अभी तक हमने 17वें राज्य तक देख लिया था। इसके बाद आगे बात आती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कैसे बने। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा, उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। ठीक है, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया है। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल वंश का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला और इस उद्देश्य के लिए एक नया अनुच्छेद 2 का जो जोड़ा गया और नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता एवं नियम उल्लिखित किए गए, संविधान में जोड़ा गया। देखो 2 का क्यों जोड़ा गया था, ये सिक्किम के लिए स्पेशली जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल वंश के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36वें संविधान संशोधन 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया, 22वां राज्य बना। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची संशोधित कर एक नया अनुच्छेद 371 बना जो लेके आए एक, और इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसने अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को भी निश्चित कर दिया। ठीक है, याद रखना कि यहीं जब हम 371 लेके आए तभी ये संशोधन खत्म हुआ, अनुसूची ये खत्म हो गई, जिन्हें 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा 22वां राज्य बन चुका है। तो सिक्किम की बात करें, जैसे भी अब हमने 371 में विशेष उपबंध की बात किया था, तब हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है, अब हम आगे बात करें मिजोरम, जो कि हम 300, चलिए छोड़ो, हम बाद में, हाँ छोड़िए, बता देते हैं। ये है जो हम बात कर रहे थे कि भाग 21 के अंतर्गत कुछ विशेष उपबंध हैं। तो उसमें देखिए ये है हमारा कर्नाटक, ये जितने भी विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया, तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग 371 के थ्रू एक अलग अलग संशोधन के माध्यम से उनको विशेष दर्जा दिया गया, विशेष उपबंध दिए गए विशेष राज्य का। ठीक है, चलिए हाँ, अब बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 23वें, 24वें और 25वें राज्य का अस्तित्व हुआ, और इसकी बात करेंगे। और इसके बाद इसी तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड 2000 में जो कि क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक होकर नए राज्य 26वें, 27वें और 28वें राज्यों का गठन हुआ। तेलंगाना वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के भूभाग से काटकर 20वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने 29वें राज्य के रूप में, ये क्या लिखा है, हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 में भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया, आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र को कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी और गुंटूर उच्च न्यायालय बनाया गया। ये इसके बारे में बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ये कहा गया कि जब तक कि हैदराबाद राज्य तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य में मिलाकर एक बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थान। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट लिया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश शेष तेलंगाना, हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया। 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय
कर दिया गया और उच्च न्यायालय तब तक दोनों के लिए साझा रहेंगे जब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य का अलग उच्च न्यायालय नहीं बन जाता। इस प्रकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में क्रमशः 14 एवं 6 से बढ़कर 2014 में 29 से 7 हो गई और आज ये 28 से 8 हो गई हैं। ठीक है, तो नामों में परिवर्तन कैसे है? संघ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया है। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन करके 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। इस पे यूपी स्पेशल के लिए बिल्कुल याद रखना कि कब इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, 73 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। लक्षद्वीप मिनी द्वीप को इतना खास नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। ठीक है, और यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा किया गया। बस 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में उत्तरांचल का नाम कब बदल गया? 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ और 2006 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। ठीक है, इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। बस 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे राज्यों का गठन हुआ और राज्यों के नाम में परिवर्तन और राज्यों का ये संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारा खत्म हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब इसके बारे में। संघ क्षेत्र का नाम, नए राज्यों का गठन, नामांकन, स्थापना, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन अनुसूची 1 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।